बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा एहतशाम। पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल में से एक है जी एहतसाब का कमजोर निजाम है, जिसके बायस करप्शन का नासूर मुल्क की जड़ें खोखली कर चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया और एक बड़ा हुक्म सुनाया है। चीफ जस्टिस की तरफ से 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दे दिया गया। यही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ने पहले से कायम अदालतों को ज़ेर इल्तिवा रेफरेंसेस का 3 महीने के अंदर जो है वो फैसला करने की हिदायत भी जारी की है। आज चीफ जस्टिस की तरफ से नैब की कारकर्दगी पर इंतहाई संजीदा किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए जी कि 20 साल से कौमी एहतसाब ब्यूरो के रेफरेंसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तिवा हैं। क्यों ना ये नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आईनी करार दे दें। चीफ जस्टिस ने यह भी फैसला सुना दिया कि अगर एक हफ्ते में जजेस की तैनाती ना हुई तो फिर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा इसके ऊपर। नैब में इस वक्त ज़ेर इल्तिवा रेफरेंसेस की तादाद जो है वो 1226 है। चीफ जस्टिस ने नैब को वार्निंग भी जारी की है और कहा है कि नैब रेफरेंसेस का फैसला 30 दिन में होना चाहिए, लेकिन लगता है कि 1226 रेफरेंसेस के फैसले होने में एक सदी लग जाएगी। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया है कि नैब का इदारा नहीं चल रहा। ये तमाम रिमार्क्स हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाखड़ा कोल माइनिंग प्लांट की तामीर में बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जो है वो दिए गए हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने नैब केसेस के फैसले ना होने पर आज नैब के इदारे पर काफी जो है वो बरहमी दिखाई। नैब निज़ाम इंसाफ में निज़ाम एहतसाब में बेहतरी की डिमांड इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए इक़दामात और रिमार्क्स इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ी सियासी जमातें और खास तौर पर अपोजिशन की सियासी क़यादत के खिलाफ नैब में बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हमरा 3 साबिक वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और 3 साबिक वज़ीर आला के केसेस भी हैं, जिन पर नैब तेजी से एक्शन लेते हुए जायजा ले रही है। और यही वजह है कि नैब का इदारा जो है वो इंतहाई मुतनाज़े बन चुका है। सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक इल्जाम है नैब के ऊपर कि नैब को अपोजिशन इन कार्रवाइयों में नैब न्याजी गठजोड़ का इल्जाम भी लगाती हुई नजर आती है। वो बड़ी शख्सियात जिनके खिलाफ नैब में हतमी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, उनके नाम जो है उनमें बड़े बड़े नाम हैं। सबसे पहले तो आसिफ अली ज़रदारी साहब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज, जबकि मौजूदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अलावा साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ, हसन रईसानी, सनाला ज़हरी, मुराद अली शाह और कायम अली शाह और साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार और ख्वाजा साद रफीक, डॉक्टर आसिम हुसैन, एहसन इकबाल, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, जबकि खुर्शीद शाह, वसीम अख्तर, शर्जील मेमन, रऊफ सदीकी, आदिल सदीकी के खिलाफ केसेस की अब तक की तहकीकात का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। अब आज की समाअत के बाद क्या नैब पर लगे दाग धुल सकेंगे या नैब की कारकर्दगी जो है उसमें कोई बेहतरी आएगी या फिर कोई मजीद सवाल जो हैं वो उठेंगे। आज जो है इसके ऊपर ये हुक्म आने के बाद उसके ऊपर जो है ये बहस चलती रही ऑब्वियसली, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स जो थे उनसे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल गैर मुतमईन है नैब की जो तमाम कार्रवाइयाँ हैं उससे, या नैब का जो तमाम अमल है ऑब्वियसली इसको वो मुतनाज़े भी बहुत ज़्यादा बन चुका है। सियासी इंतकाम, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि सियासी इंतकाम का एक जरिया माना जाता है नैब को। और अभी भी हम देखते हैं कि जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं वो इस चीज़ को ये मानते हैं कि उनसे सियासी इंतकाम लेने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर बिल्कुल हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, एक बड़ा हुक्म, चीफ जस्टिस की जानिब से 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दे दिया गया है। अशतर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हमें ज्वाइन कर चुके हैं इसी आम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। बहुत शुक्रिया अशतर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अशतर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो हुक्म है कैसे देख रहे हैं आप इसको, और आपको क्या लगता है कि कितनी जरूरत थी इसकी? एक तो एक अहम नुकता जो इसमें है वो ये भी है कि बड़े वो गैर मुतमईन जो है वो नैब की कारकर्दगी से दिखाई दिए। गैर मुतमईन नैब की कार्रवाई से तो हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, अदालतें भी हैं और मेरा ख्याल है आम आदमी भी है। जब हम देखते हैं कि बुलंद बांग दावे तो बहुत किए जाते हैं, केसेस भी बनाए जाते हैं और जानबूझ के उन केसेस को इल्तवा में डाला जाता है ताकि लोगों के ऊपर दशनाम तराजी की जाए, लोगों की बदनामी की जाए और लोगों को ब्लैक पेंट किया जाए। उनका सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही बात की है। ये काम असल में तो हुकूमत का था।
ये अदालतों का काम तो नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले करें, एग्जीक्यूटिव फैसले करें, लेकिन जब ये वैक्यूम आ जाता है, जब एक इन्हितात आ जाता है, और आप देखें कि इन्हितात सिर्फ यही नहीं है, पूरी हुकूमत पैरालाइज हुई हुई है, ज़हनी तौर पे भी और फिजिकली भी। तो 120 अदालतों का लगाना जो है वो शायद उस वक्त होना चाहिए था जब 1999 में ये कानून बनाया गया। क्यों नहीं उस कानून को इम्प्लीमेंट किया गया? वजह मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये कानून सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और लोगों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब 120 अदालतें बनाना जो है, उसके लिए आपको 120 जज ऐसे चाहिए जो कि सीनियर हों, जो कि इन कवानीन में वेल वर्स्ड हों, जिनको एक्सपीरियंस हो ट्रायल को चलाने का। ट्रायल जज और ऑर्डिनरी जज में बड़ा फर्क होता है। आपको कम से कम 360 प्रोसिक्यूटर्स चाहिए जो इन अदालतों में केसेस को आगे लेके चल सकेंगे। आपको कम से कम 120 इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए, और उनके साथ फिर जब आप उनके साथ लगाते हैं लोगों को, तो फिर वो कम से कम 5 लोग चाहिए होते हैं एक इन्वेस्टिगेटर की मुआवनत करने के लिए। तो आप देख लीजिए कि क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, क्या हमारे पास अदालतों की तादाद इतनी है, क्या हमारे पास जजेस हैं, क्या हमारे पास प्रोसिक्यूटर्स हैं, क्या हमारे पास इन्वेस्टिगेटर्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या वो ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं? क्या ट्रेनिंग के बगैर जब जजेस को फैसला करेंगे, जब इन्वेस्टिगेटर्स इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो क्या वो ट्रैवर्सिटी ऑफ जस्टिस नहीं होगी क्या? सही है, ठीक है। अब अरुणा कंडरानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। कंडरानी साहब, ये गुफ्तगू आप बिल्कुल सुन रहे थे अशतर औसाफ साहब की भी, ये तमाम नकात जो उन्होंने उठाए हैं किस हद तक दुरुस्त मानते हैं? आपको क्या लगता है कि ये हुक्म तो दे दिया गया है, लेकिन हमारा सिस्टम, हम लोग क्या तैयार हैं उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैं अशतर औसाफ साहब से 100% इत्तेफाक करता हूँ। और वो जब अटॉर्नी जनरल थे, मैं भी एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान था, ये जो डिले है हमारे केसेस को निपटाने का, ये बहुत बड़ा इशू रहा है। मगर उसके अंदर मैं समझता हूँ माजरत के साथ अब जो कानून बन रहे हैं और जिस तरह कवानीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कतन इस मकसद के लिए नहीं है जिस मकसद के लिए कानून बनाया जाता है। मैं तो अशतर औसाफ साहब बहुत ज्यादा लीगल और एकेडमिक हैं, मैं थोड़ा पॉलिटिकल भी हूँ। मैं कहता हूँ ये जो कानून बनते हैं ये ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये अपने सियासी मुखालफों से इंतकाम लेने के जराए। माजरत चाहता हूँ, जनाब नवाज शरीफ साहब ने इसका इब्तिदा किया 97 में, इसके बाद 99 में मुशर्रफ ने उसको तब्दील करके नेब बना दिया। पहले एहतसाब था जिसको सैफुर रहमान साहब चलाते थे। ये टूल थे सियासी लोगों के खिलाफ इंतकाम के इस्तेमाल करने के लिए। अब इस मजाक को बंद हो जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस नेब के ला कोई अबालिश होना चाहिए। ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे अगर कोई कानून रखना भी है, अभी 10,000 जिसका कोई चीज पकड़ा जाता है, बिजली का बिल अगर किसी ने नहीं दिया वो भी नेब में जाता है। 1 लाख रुपए का किसी का मसला है वो भी नेब में जाता है। जो पनामा का केस है वो भी नेब में जाता है। अशतर साहब सही कह रहे हैं। इस तरह तो फिर उनके पास कोई 10,000 इन्वेस्टिगेटर चाहिए, 500-600 अदालतें चाहिए, जो मुमकिन नहीं है। तो कोई यादस्टिक रखें कि भाई जब कोई ये 50 मिलियन का केस है तब तो जाएगा, या 100 मिलियन का केस है, या 2 अरब का केस है, कोई यादस्टिक रखे। कोई यादस्टिक नहीं। तो कंडरानी साहब यही पूछ रही ना, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि आखिर वजह क्या है कि ड्रैकोनियन कानून भी कहा जाता है, काले कानून की भी बाज़गश्त हम सुनते हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज इसको कह रही होती हैं, लेकिन जब बात आती है कि नैब के कानून में तरमीम की, तो वहां पर जो है वो बात नहीं बन पाती। इसकी क्या वजह है? मैं तो आज भी कहता हूँ, आज भी ये हमारा तमा और कोई ना हो, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी, 2 पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, नून और अपना पीपल्स पार्टी मिल जाएं, आधे ज्यादा पीपल्स पार्टी अपना पीटीआई वाले भी सपोर्ट करेंगे इसको अबालिश करने का, इसको अभी से मूव कर दें, कोई इशू नहीं बनेगा। मगर बदकिस्मती है कि हर एक का दुम कहीं न कहीं फंसा हुआ है। ये बात अशतर साहब नहीं कह सकते, मैं कह रहा हूँ। इन सब के दुम फंसे हुए, ये सब ने डील किए हुए। वो कहते हैं आइंदा इक़्तिदार के लिए हमसे डील करो, अभी जितना मर्जी हम पर दबाव डालो हम बर्दाश्त कर लें, कभी जेल कर जाएंगे, कभी जमानत हो जाएगी, कभी हम बीमार हो जाएंगे। ये मजाक चलता रहेगा। इन्होंने कौम को नफ्सियाती मरीज बना दिया है। अब मैं अदालतों से गुजारिश करूंगा, या तो इस नेब को रखें या इसका कोई पैरामीटर मुकर्रर करें जिससे
जो करप्शन है उसका खात्मा भी हो, रिकवरी भी हो। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ नैब के केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन मौजूद है। नैब का काम रिकवरी होना चाहिए, उनके जायदादों की जब्ती होनी चाहिए और उसका कोई यार्डस्टिक हो, कोई पैरामीटर हो कि इतने पैसे के अगर करप्शन हो तो हम उसको उठाएंगे, वरना दूसरे केस को नहीं उठाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ 10,000 के भी है, शर्मनाक बात है। मैं ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने भाई को पैसे भेजे और इधर आके किसी ने पूछा जी ये बेनामीदार है। कोई भाई उसका वहाँ काम कर रहा है बाहर मुल्क में, उसने अपने भाई के लिए पैसे भेजे, बेनामीदार हो गया, अपनी मर्जी से चला गया। इस वक्त जो नैब का काम, मैं इसको ट्राइब्यूनल लॉ कहता हूँ, ये कतई तौर पर सियासी तौर इस्तेमाल हो रहा है और जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर इमरान खान जेल में नहीं है तो इंशाल्लाह कभी इक़्तिदार में नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ इमरान खान भी इस तरह जेल में होगा जिस तरह नवाज शरीफ अच्छा, ठीक है अशतर उसाफ साहब, जो इस फैसले के हामी है वो लोग ये बात मानते हैं कि शायद एहतसाब का अमल जो है इस फैसले के बाद जो है वो तेज हो जाएगा और बेहतर तरीके से जो है वो इंसाफ लोगों को मुहैया किया जा सकेगा। आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हर चीज को आप जांचने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए उसकी हिस्ट्री आप देखते हैं। और आपकी हिस्ट्री आपको क्या बताती है? आपकी हिस्ट्री बताती है कि आप पकड़ते पहले हैं, तहकीकात बाद में करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं और उसके बाद जमानत की मुखालफत करते हैं, और जब केस अदालत में ही नहीं भेजा जाता और जब वो चला जाए तो फिर वहां पे बरियत हो जाती है। तो डिफेक्टिव जब इन्वेस्टिगेशन हो, सबसे पहला काम जो है वो एक जुर्रत होनी चाहिए प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी में, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में, कि वो ये कहें कि ये केस नहीं बनता, ये केस ऐसा नहीं है, हमने इन्वेस्टिगेट किया है, इसके अंदर केस नहीं बनता, इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ रवाज ये है कि जब पकड़ लिया है तो फिर आप उसको डिफेंड करें, पकड़ लिया है तो उसको जब तक कि वो आपके साथ मिल ना जाए आप उसको प्रोसिक्यूट करते रहे। प्रोसिक्यूशन बराए प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन है। अच्छा अशतर साहब, हमने देखा है कि ये पिछले कुछ अरसे में प्रोसिक्यूशन की एफिशिएंसी के ऊपर भी सवालात उठे हैं। अदम सबूत की बिना पर जो है अब फिर छोड़ना पड़ता है उसी शख्स को जिसको आपने कई हफ्तों जो है वो कैद में रखा होता है। ये जो मैं बड़े बड़े सियासत के केसेस हैं उनके हवाले से बात कर रही हूँ। आपने चंद हफ्तों की बात की है, बीबी कई साल रखा जाता है लोगों को, सही, और बहुत सारे लोगों को डेथ सेल में रखा जाता है टॉर्चर करने के लिए, ये उनसे कहलवाने के लिए कि जी हम आपकी बात मानते हैं, हम वादा मुआफ गवाह बन जाते हैं। बीबी, ये वो हमारा मुल्क है जिसमें जमानतें 2-2 साल नहीं लगती, जमानतों की हेयरिंग नहीं होती 2-2 साल, तो आप तो ट्रायल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बुरा हाल है हमारा। अल्लाह ही है जो हमें कोई हिदायत देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मानुल्लाह कंडरानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात के वक्त। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को इस वक्त एटमी जंग का खतरा लाहक है। 3 बड़ी एटमी ताकतें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान जंग की चिंगारी किसी भी वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। और इस जंग के माहौल का मरकज एक ही मसला है और वो है जी कश्मीर का तनाजा। कश्मीर में अब भारतीय तसल्लुत से आजादी की तहरीक तारीख के इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। कश्मीरी अब आजादी के लिए डू और डाई की पॉलिसी पर गामजन है। अब हर कश्मीरी हुर्रियत का परवाना बन चुका है और इस नई तर्ज की तहरीक आजादी को बुरहान वानी की शहादत ने एक नया रंग दिया है, जिसमें बैरूनी मदाखलत के बगैर कश्मीरी नौजवान लाखों की तादाद में मुसल्लत भारतीय फौज की आंखों में आंखें डालकर हक आजादी मांग रहे हैं। भारत कश्मीर में हुर्रियत की तहरीक को कुचलने में नाकामी पर बुखलाहट का शिकार है। पहले मोदी ने कश्मीर का लीगल फ्रेमवर्क तब्दील किया, आईनी तशख्खुस को तब्दील किया, 5 अगस्त के बाद कश्मीर को दुनिया से काटकर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाया और अब कश्मीरी मुसलमानों की अक्सरियत को कश्मीर की वादी में अक़लियत बनाने के लिए नस्लकुशी की भारतीय मंसूबाबंदी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। भारत में इस्लामोफोबिया को आज पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में बेनकाब किया गया।
गया, जबकि आज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर की तकरीर पर भारत की जानिब से वावेला किया गया और भारतीय मुस्तकिल मंदूब सिफारती आदाब को भुलाकर पाकिस्तान के खिलाफ चिल्लाने लगे। भारत इस वक्त चीन से खाए जख्म भी चाट रहा है। इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए और यकीनन बुरहान वानी की आज चौथी बरसी भी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और इंतहाई तजर्बाकार सफारतकार मुनीर अकरम साहब ने। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुनीर साहब, सबसे पहले तो हम आपको इतनी जबरदस्त तकरीर करने पर अक़वाम मुत्तहिदा में मुबारकबाद देंगे। और भारत का रवैया बिल्कुल ऐसा ही था, जैसा कि वो एक कहावत है ना कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। जी सही है। पर ये हमारा फर्ज है कि हम दुनिया को बताएं कि हकीकत क्या है और हिंदुस्तान किस किस्म की हुकूमत है जो हिंदुस्तान में आजकल राज कर रही है। एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी के तहत ये चल रहे हैं जिनका एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि हिंदुस्तान से जितनी भी मुसलमानों की जो लेगेसी है, जो मुसलमानों की जो यादगार है, जो हिस्ट्री है, उसको सबको ये एलिमिनेट करने की इनकी ऑब्जेक्टिव है। तो हमने तो ये बताना है कि हकीकत क्या है हिंदुस्तान में, और जो हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज हैं मकबूजा कश्मीर में और पूरी खित्ते में जो इनकी पॉलिसीज हैं उसको हमने रिवील करना है। और इसी वजह से हमारी यही कोशिश है कि अक़वाम मुत्तहिदा में अब सालों साल रह गए हैं तो हमने कुछ नहीं किया। इस वक्त हम जायज़ समझते हैं कि हम दुनिया को बताएं कि क्या हो रहा है। नहीं तो मुनीर अकरम साहब, भारत का तो रवैया वही था जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने तो इसी किस्म के रवैये का मुजाहिरा करना था। मैं जानना आपसे चाहूंगी कि आलमी रिस्पांस इसके ऊपर क्या है, दुनिया कितना समझने लगी है भारत की इस मकारी को? जी देखिए, दुनिया में तो अभी एक एहसास पूरा है कि हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से कश्मीर के ऊपर के यहाँ ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है बहुत बड़े पैमाने पे, जो ऑपरेशन है। दूसरी चीज कि ये यहाँ हिंदुस्तान का जो लीगल केस है वो भी कमजोर है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने खुद ने कहा कि इस मसले का हल होगा यूएन चार्टर के तहत और सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के तहत इसका हल हो सकता है। तीसरी चीज, दुनिया ये देख रही है कि ये एक यहाँ एक फ्लैश पॉइंट है, जो जैसे आपने खुद ने कहा कि दो न्यूक्लियर ताकतें हैं आमने सामने खड़ी हुई हैं और कोई इम्कान यहाँ है कि इंटरनेशनल पीस में और सिक्योरिटी में यहाँ अगर झड़प हो जाती है तो बहुत एक अहम खतरा होगा, न सिर्फ खतरे को पर पूरी दुनिया को। तो ये रियलाइजेशन है। पर हिंदुस्तान के कोई दोस्त हैं जो फैसले जो यहाँ होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। पर हमने तो दुनिया को बताना है और मेरे ख्याल में दुनिया में अब एहसास है कि हकीकत क्या है कश्मीर में और पाकिस्तान में। मुनीर अकरम साहब, अब हम देखते हैं कि मसला बायलैटरल की बजाय ट्राइलैटरल मसला जो है वो बन चुका है। ये जो एक नया एस्पेक्ट है इस मसले के साथ अब जुड़ गया आकर, इससे कितना फर्क पड़ेगा इस इशू को हाईलाइट करने में और इस इशू के ऊपर? ये देखें, जब भी 5 अगस्त पिछली 5 अगस्त को जब इन्होंने आर्टिकल 370 को रद्द किया और स्टेटस चेंज किया, उस वक्त आपने शायद तवज्जो देने की जरूरत है कि उस वक्त भी चीन ने एक स्टेटमेंट की थी और उस स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि ये जो मेजर्स ली गई हैं इससे चाइनीज सॉवरेनिटी के ऊपर भी असर है। तो चाइनीज सॉवरेनिटी को भी इसकी खिलाफ वर्जी है। तो इस वक्त वो ये अब जाहिर हो गया है जो लद्दाख में हुआ है कि क्योंकि लद्दाख कश्मीर का एक हिस्सा है और जब अगर कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो उससे चीन को भी फर्क पड़ता है।
کہ ان کی جو یونیلیٹرل میجرز سے. تو آپ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ ایک ٹرائیلیٹرل اینگل ہے, پر ہم تو پہلے ہندوستان کو خود ہی آمنا سامنا کرنا ہے اور اپنے خود کی طاقت سے, اپنی خود کی ریزیلینس سے پاکستان کو اس کا سامنا کرنا. اچھا منیر اکرم صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ تو بالکل یقیناً اپنی جگہ پر ہے, لیکن پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی جو حملے ہوئے ہیں ان میں ایک آفیشل ایک طرح سے سٹیٹمنٹ ہوگی جب وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ اس میں جو ہے وہ انڈین خفیہ ایجنسی کی ملوث ہونے کے جو ہیں وہ شواہد پائے گئے ہیں. تو یہ تو آفیشل ہو گئی ایک سٹیٹمنٹ. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ اقوام متحدہ میں اس کو کس طریقے سے آپ لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کی مذموم کارروائیاں بھارت جاری رکھے ہوئے ہیں. جی, ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل کو بہت ریگولرلی ہم نے انفارم کیا ہے کہ ہندوستان جو کچھ شرارت کر رہا ہے ہمارے خلاف, اس میں ہم نے ایویڈنس پیش کی ہے. بہت سارے ہندوستانی جو ایجنٹ ہیں ان کے خلاف ہماری 3 پروپوزلز ہیں. لسٹنگ ٹیررزم کی جو لسٹ ہوتی ہے اس میں ہماری 3 لسٹنگ پروپوزلز ہیں. ہندوستانی ایجنٹس کے نام دیے ہوئے ہیں, پورا ایویڈنس دیا ہوا ہے, وہ سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی کے سامنے ہے. تو وہ جب کنسیڈر کرے گا تو ہماری کو ہوپ ہے, وی ہوپ کہ اس کو اپروو کریں. پر ان کے بھی دوست ہیں وہاں کچھ, تو شاید اس میں مشکلات پیش ہوں, پر پورا ایویڈنس دیا گیا ہے کہ ہندوستان ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مشال ملک صاحبہ نے مجھے جوائن کر لیا, متحرک کشمیری رہنما, اس کے علاوہ حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی اہلیہ بھی ہیں. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ اس وقت اگر تازہ ترین ہم صورتحال آپ سے پوچھیں کہ کشمیر یا کشمیریوں کی کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ obviously لاک ڈاؤن کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, اور دوسرا obviously آج ایک اہم دن ہے, برہان وانی کی شہادت, 4تھی برسی ہے شہادت کے بعد. تو میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو کہ ایک نئی روح پھونک دی برہان وانی کی شہادت نے اس تحریک میں. کتنی مختلف ہے برہان وانی کی شہادت سے پہلے کشمیر کی تحریک آج؟ دیکھیں, آج کا دن تو ویسے بھی کافی ایک میرے لیے ایک لحاظ سے, کیونکہ ٹریجڈیز تو بہت ہوتی ہیں کشمیر میں, کشمیر میں, بٹ دس از کائنڈ آف ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز اٹ واز اے ٹریجڈی دیٹ جب اس کی شہادت ہو گئی اس کے بعد ہی انڈین اخباروں میں اور کشمیر کے اخباروں میں آیا کہ یہ جو, کیونکہ یہ لڑکا جو تھا بیسکلی مجاہد تھا, بٹ ہی ہیڈ ناٹ کلڈ اینی بڈی, ہی واز جسٹ آن دا سوشل میڈیا, ویری ٹیک سیوی بوائے. He used to send his messages to the world through social media, اور اسپیشلی ٹو انڈیا کے ڈیموگرافی کے چینجز نہ لائیں. تو وہ مجھے ہر ٹویٹ میں اپنی ٹیگ کرتا تھا, اور مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ میں ٹویٹر ان دنوں میں اتنی ایکٹیو نہیں تھی. وہ اس کا جو بعد میں ریکنفرم ہوا تھا کہ وہ اس کا آئی ڈی تھا, تو وہ مجھے بعد میں ایک ریگریٹ سی ہوئی. میں نے کہا یہ شہید بھی ہو گیا, ایک آئیکونک لڑکا تھا, ایک اتنا بہادر, اتنا لائق, اتنا انٹیلیجنٹ اور گولڈ میڈلسٹ, اور اتنا ہینڈسم, اور یوتھ کا اپنی ساری زندگی قربان کر دی, اور اپنی جسٹ فار پرسنل جتنے بھی اس کے گولز تھے, ہر بندے کی ڈریمز ہوتی ہیں, فار ہز نیشن ساورینٹی. تو بس ایک ہر سال ایک ذرا ایک وہ فیلنگ آتی ہے مجھے کہ 4 سال گزر گئے اور برہان از نو مور, اور آئی ایم سو سیڈ آلسو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنی ڈیتھ میں امورٹل ہو گیا. کچھ شہادتیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو موومنٹس ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے چنتا ہے, اللہ اس کو وہ عزت نوازتا ہے کہ وہ اپنی شہادت میں بھی اللہ نے اس کو وہ رتبہ دیا جو آئی تھنک ایک سمبل بن گیا مارٹرڈم کا. اور حالانکہ وہاں بہت اور بھی بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز, اور بھی بڑے بہت سے اسٹوڈنٹس کے اوپر, ینگسٹرز پہ پیلیٹس کے وکٹمز بنے ہیں لوگ, اور بہت کچھ ہوا ہے وہاں پہ. بٹ somehow اس کا ایک he has become a benchmark as a symbol of Kashmiri resistance amongst the youth. But at the same time یہ بھی دکھ بھی ہوتا ہے کہ I don't want more and more bloodbath going on because Kashmiris are an unarmed and a defenseless nation. اور برہان نے بھی کسی کو نہیں مارا تھا,
بے شک وہ آرم اسٹرگل کی طرف جا رہا تھا جنگلوں میں, اس نے خود ہی ٹریننگ اپنی سیلف ہیلپ کے تھرو لی تھی. اگر وہ ایک رائٹ ہوتا ہے ہر انسان کا, کسی کے گھر میں اگر کوئی قبضہ کر لے تو کوئی ڈیفینس سسٹم بھی نہ ہو تو آپ گھر میں جو بھی کوئی چیز ہوگی آپ اسی سے اپنے آپ کو کوشش کریں گے اپنی اور اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کریں. تو دس از لائک رائٹ وچ از ویری کلوز ٹو ہیومن نیچر ٹو سیلف ڈیفینڈ یور سیلف. ٹھیک, بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور منیر اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اقوام متحدہ پاکستان کے مستقل مندوب. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کے وقت کا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. علی زیدی نے ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے. رات کو آتا ہے کوئی موٹر سائیکل پہ, اس کو دے جاتا ہے انسائن کاغذ, اور اگلے دن سے وہ اس کو قرآنی صحیفہ مان کے اور سب کو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. جو ملزمان ہیں ان کو یہ فیور دینے کے کوئی چکر نہیں. عزیر بلوچ کو رینجرز نے اریسٹ کیا تھا. جی آئی ٹی ایک ہوتی ہے, سیورل نہیں ہوتی ہیں. 7 سگنیچرز کی اوریجنل جی آئی ٹی ہوم ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے. بالکل, یہ بھی ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ رہا, اور ایک بار پھر سے اس مسئلے نے ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت اور وفاق کے اندر جو ہے وہ ایک نئی جس کو کہتے ہیں کہ جنگ چھیڑ دی, تو وہ غلط نہیں ہوگا. ایک اور اہم مسئلے کے اوپر آج ہمیں بات کرنی ہے جی, اور وہ ہے جی اسکولوں کو کھولنے کا مسئلہ. اوبیسلی یہ بڑا سینسٹیو اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو لے کر ہر کوئی جو ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے, اور یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے اسکولوں کا یا تعلیم کے حوالے سے جس کو بہت ہی زیادہ ٹائم لے کر اور سوچ سمجھ کے حوالے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں. بہرحال آج ایک اہم فیصلہ آیا ہے کہ 1 ستمبر سے جو ہے وہ اسکول کھولے جا سکتے ہیں. اسی کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے. اگر کسی شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تو وہ شعبہ تعلیم کا ہے, جبکہ تحریک انصاف کی حکومت پر بڑی تنقید اس شعبے میں بجٹ کی سب سے بڑی کٹوتی کرنے کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہے. لیکن اب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی طرف سے تعلیمی اداروں کو 1 ستمبر سے SOPs کے ساتھ کھولے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے آج صوبائی وزرائے تعلیم اور وفاقی وزیر تعلیم نے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک اجلاس کیا ہے جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا گیا ہے. لیکن اس حوالے سے نجی اسکولوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کو بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں, کیونکہ مارچ کے بعد سے اب تک تعلیمی اداروں کی بندش سے یہ شعبہ انتہائی متاثر ہوا ہے, اور حکومتی سرپرستی کے بغیر کیا اب شعبہ دوبارہ ایکٹیو ہو پائے گا یا نہیں. تعلیم کے شعبے کو اس وقت کن حقیقی مسائل کا سامنا ہے, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ایسوسی ایشن پرائیویٹ یونیورسٹیز پنجاب کے ترجمان اور سابق وزیر تعلیم پنجاب میاں عمران مسعود صاحب نے. بہت شکریہ میاں عمران صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. میاں صاحب میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب ایک فیصلہ تو ہمارے سامنے آ چکا کہ 1 ستمبر سے جو ہے وہ اسکولوں کو کھول دیا جائے گا, لیکن کیا یہ اتنا ہی سمپل ہوگا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارچ سے لگ بھگ یہ اسکول جو ہے تقریباً کئی مہینے ہو گئے ہیں اسکولز بند ہیں, تو ہمارے ہاں جو پرائیویٹ سیکٹرز کے سکولز ہیں ان کے لیے کیا اتنا آسان ہوگا دوبارہ سے ریوائیو کرنا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں حکومت کو اب ایک بڑا چیلنج یہ بھی درپیش ہوگا اور اس کے لیے ایک پیکج کا اناؤنس کرنا پڑے گا؟ دیکھیں بہت بڑا چیلنج ہے. پہلے تو چیلنج یہ تھا اسکولوں سے باہر کرنا اور آن لائن پہ چلے جانا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, بڑی کنفیوژن تھی, اور اس میں اسکول کالجز اور یونیورسٹیز نے بہت زیادہ اس چیلنج کو میٹ کیا تھا. اب حکومت جو ہے ان کو کھولنے کا کہہ رہی ہے. اب دیکھیں کھولنے کا جو ہے وہ 1 ستمبر سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اب اس کے SOPs آپ ذرا دیے جائیں گے. جو میری جو انفارمیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر 50 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے تو آپ 10 بچے بٹھائیں اور ایک پیریڈ پڑھا دیں, پھر دوسرے 10 کو پڑھائیں اور پھر ان کو ماسک دیجیے اور SOPs سارے آبزرو کیجیے, اور صبح 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک اداروں کو چلائیں آپ. اچھا, تو دیکھیں ضرورت تو ہے ان اداروں کو کھولنے کی, لیکن آیا جو کرونا کا جو یہ وائرس ہے یہ کنٹین ہو جائے گا؟ اور اتنی زیادہ تعداد, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پنجاب یونیورسٹی میں ہاسٹل کی میں بچوں کی تعداد جو ہے وہ 7,500 بچہ پڑھتا ہے, وہاں پہ ہاسٹلز میں رہتا ہے, جس نے ڈائننگ روم میں جانا ہے, ڈارمیٹریز میں رہتا ہے, واش رومز یوز کرنے ہیں, اور پھر اس نے انٹریکشن کرنا ہے سارا. تو اچھی بات ہے اگر یہ کھل جائیں, لیکن SOPs جو ہیں اس کے ہمیں بنانے پڑیں گے اور اس کو آبزرو کرنا پڑے گا. اس وقت ٹوٹل جو ہے وہ پریشانی کی نظر ہوا ہے سارا یہ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے, اور حکومت کا کوئی خاص ریلیف جو ہے وہ اس میں اتنا نہیں مل رہا کسی بھی حوالے سے.
एक उन्होंने रिलीफ ये दिया था कि अगर आपने सैलरीज देनी है तो आप गवर्नमेंट से लोन ले लें और स्टेट बैंक जो है वो लोन अरेंज कर देगा, वो भी 3 महीने की फैसिलिटी थी। लेकिन किसी किस्म का कोई सच कोई माली इमदाद या किसी और किस्म का रिलीफ, जो भी इंस्ट्रक्शंस हायर एजुकेशन कमीशन से आती रही हैं दर्जा बदर्जा, उसको यूनिवर्सिटीज जो है वो अपनी मदद आपसे अपनी कैपेसिटी, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया और LMS बनाया और पढ़ा रहे सारा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्या ही अच्छा हो कि जब आपने कोई भी पॉलिसी बनानी है, आपने ऑनलाइन इम्तिहान लेना है, पढ़ाना है, आपने लैब्स की बात करनी, तो प्राइवेट सेक्टर को आप साथ बिठा लें, स्टेक होल्डर्स को आप साथ बिठा लीजिए, कोई माहिर तालीम को साथ बिठा लें जो तजुर्बाकार हो, जिसके पास ऐसे सक्सेस स्टोरीज हो, जो हुकूमत को वो गाइड कर सके। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों की। और बच्चों की को तालीम देना, बच्चों का फ्यूचर का ये सवाल है, क्योंकि माँ बाप बहुत परेशान थे और पेरेंट्स के पास कोई और रास्ता नहीं था। और कोविड की वजह से आपको पता है लोगों की आमदन में कमी आ गई, बिजनेस खत्म हो गए, टोटल कंफ्यूजन का शिकार हो गए। अब देखें, अब जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्कूल खुल चुके हैं। वो इसलिए खुले हैं कि वहाँ पे कोरोना कंटेन हो गया है, वहाँ पे खत्म हो गया कोरोना, किसी किस्म का वहाँ पे कोरोना नहीं है। तो ये इसकी क्या श्योरिटी है कि अगर आप ये इदारे खोलेंगे नहीं, और वो तो बिल्कुल मियां साहब इस चीज को मशरूत किया गया है ना कि अगर अगस्त में सूरत हाल को देखा जाएगा और अगर सूरत हाल कंट्रोल्ड हुई तो फिर ही 1 सितंबर से जो है वो स्कूल खोले जाएंगे। अच्छा मियां इमरान मसूद साहब, ऑब्वियसली हमें मालूम है कि काफ लीग में भी आप एक जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की पोजीशन के ऊपर हैं, तो उनके हवाले से जो एक मौक़िफ़ में, क्योंकि अगला सेगमेंट अपना सियासी शुरू करने लगी हूं, तो एक और अहम मौजू के ऊपर भी मैं आपसे जो है वो राय लेना चाहूंगी। हमें अली गौर बलोच साहब ने भी ज्वाइन कर लिया रहनुमा मुस्लिम लीग नून से। आज एक बड़ी अहम फोन कॉल हुई है जी, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान क्या बातें हुई हैं, अली गौर बलोच साहब से बिल्कुल हम जानेंगे। और काफ लीग जो एक बड़े अहम इत्तेहादी हैं उसके हवाले से जो है वो मियां इमरान मसूद साहब से भी बात करेंगे। अली गौर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बलोच साहब, क्या आप बता सकते हैं किस किस्म की बात हुई है और APC के हवाले से भी उसमें कोई बात हुई है कि कब की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, कुछ चीजें तय हुई हैं? देखें, अपोजिशन के हवाले से और बिलखसूस हमारी पार्टी के कायदीन के हवाले से अक्सर बड़े गलत किस्म की र्यूमर्स जो हैं वो अचानक छोड़ दी जाती हैं। और कल मीडिया पे सारा दिन एक फेक न्यूज़ चलती रही कि बिलावल साहब लाहौर तशरीफ़ लेकर आए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग की तरफ से या हमारी लीडरशिप की तरफ से रब्ता नहीं हुआ। बात यह है कि जब भी कोई लीडर आते हैं तो उनका एक अपना शेड्यूल होता है, उनकी एक अपनी रूटीन होती है, जिसके उनके ऑलरेडी प्रोग्राम पहले से डिसाइडेड होते हैं। तो हमारी लीडरशिप का मुसलसल अपोजिशन की तमाम पार्टीज के रहनुमाओं के साथ और बिलखसूस बिलावल साहब के साथ रब्ता रहता है। और आज आपने पूरे मीडिया पे देखा कि उनका रब्ता हुआ और ये मुशावरत का सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। उसमें APC बुलाने पर तो पहले से ही इत्तेफाक हो चुका है और APC के एजेंडे के ऊपर और APC की डेट के ऊपर मुशावरत की गई और उसका APC का एजेंडा और उसकी डेट बहुत जल्द जो है वो अनाउंस की जाएगी और ये यकीनी तौर पर जो APC है वो कॉल की जा रही है। तो पहले भी होती रही है ना बलोच साहब, APC तो पहले भी होती रही है। पहले जो APCs होती रही हैं जिसमें से कोई नतीजा नहीं निकल सका और ऑपोजिशन के हवाले से ये तनकीद होती रही कि बड़ी बिखरी हुई ऑपोजिशन है और किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो पाती, तो अभी APC में क्या नया होने जा रहा है? नहीं, ऑपोजिशन बिल्कुल कतई तौर पर बिखरी हुई नहीं है और ये अगर कबूतर की तरह हुकूमत वाली आंखें बंद करके बैठे हैं और इनकी ये सोच है तो ये एक अलग बात है। लेकिन ऑपोजिशन देखें, डिफरेंट मकातब फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, उनके अपने मैनिफेस्टोज हैं। तो एक चीज़ पर पूरी ऑपोजिशन मुत्तहद है कि ये हुकूमत जो है ये मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल के लिए इनका जाना ठहर चुका है और इस सिलसिला में मुशावरत की जाएगी। कोरोना के पेंडेमिक की वजह से आपको पता है कि एजिटेशन और वो कॉल नहीं दी गई थी, लेकिन अब हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन किसी भी जमहूरी तरीके के साथ हाउस असेंबली के अंदर और असेंबली से बाहर जो भी होगा हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम जरूर की। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मियां साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ऑपोजिशन में तो राब्ता हो गया, बैठने का उन्होंने फैसला कर लिया। तारिक बशीर चीमा के बयानात के बाद काफ लीग जो कि एक बड़ी अहम इत्तेहादी है हुकूमत की, उनका जो मामला है वो थोड़ा डामाडोल दिखाई दिया हमें। जानना मैं आपसे ये चाहूंगी और फिर उसके ऊपर से मंदिर के खिलाफ बयान चौधरी परवेज इलाही साहब का आ गया, अभी क्या स्टेटस है? क्या
क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारी एक इंडिपेंडेंट जमात है और हम इस हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं, पीटीआई के साथ हम कोलिशन पे हैं, लेकिन हम अपना जो हमारा स्टांस है या हमारा मौक़िफ़ है या हमारी मैनिफेस्टो है या हमारी सोच है वो हम रखते हैं उसको। हम अपना इंडिपेंडेंट स्टांस रखते हैं। मंदिर के हवाले से हमारी जमात का अपना एक स्टांस है और हम ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर आप यहाँ में मत बनाए, वहाँ बना दे जहाँ पर हिंदू ज्यादा हैं। और वहाँ पर कश्मीर में या देखें कितना जुल्म और सितम हो रहा है और हम यहाँ पर पजीराई कर रहे हैं। अब मैं उस ज्यादा डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी आपने एपीसी की बात की और आपने अपोजिशन के इकट्ठे होने की बात की थी, उसमें ये है कि अपोजिशन के पास तो बड़ा अच्छा मौका था, ये बजट ये पास ना होने देते। अगर इनके पास नंबर्स पूरे हैं सूबे में, पंजाब में। नहीं मियां साहब, ऑपोजिशन की बात तो वो बिल्कुल ठीक है, वो हम उनसे कर लेंगे, उनके ऊपर तनकीद भी है और वो मैंने बिल्कुल उनसे पूछा भी है। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि काफ लीग का क्या स्टांस है, क्या सोच रही है? क्या जितने खाइफ चीमा साहब लगे उसके बाद उसके नताइज भी आते हुए नजर आएंगे हमें? देखिए, हमने प्राइम मिनिस्टर का इशाइया जो है वो अटेंड नहीं किया और हमारे अपनी रिजर्वेशंस हैं चंद नकात पर और चंद इश्यूज पर हमारी रिजर्वेशंस है। बट लेकिन चूंकि हम इत्तेहादी हैं, हम डेमोक्रेसी को या पार्लियामेंट को किसी किस्म का नुकसान हम नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज हम अपोजिशन में नहीं हैं। लेकिन हम अपना मौक़िफ़ रखते हैं। हम सिग्नल्स देना चाह रहे हैं कि हम किसी एक खास इशू पे, एक दो इश्यूज पे हम नाराज हैं या हमारी अपनी रिजर्वेशन है, ये हमारा अपना हक है, हमें हक हासिल है। लेकिन हम किसी साजिश में जो है वो शामिल नहीं होना चाहते। ना हम इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं, ना इस पार्लियामेंट को हम तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये पीरियड जो है वो पूरा रहे, 5 साल पूरे हों। लेकिन हमारा मौक़िफ़ जो है, हमारा जो नजरिया है, उसको सुनना जरूरी है। देखें, हम लोग एक कोलिशन पार्टनर है, हमारे साथ एक मुआहिदा हुआ है जो तहरीरी मुआहिदा हुआ है। मियां साहब 5 साल तो मुस्लिम लीग नून भी कहती है कि वो पूरे करें, तो करें। तो देखिए ना, हम तो पूरा करना चाह रहे हैं। हमारे साथ देखिए, ऑपोजिशन इस चक्कर में रहती है कि हम किसी तरीके से चीफ मिनिस्टर को गिरा दें, किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को गिरा दें। ये कहती है ऑपोजिशन की इकोनॉमी का बुरा हाल है। देखिए, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। बहुत शुक्रिया मियां इमरान मसूद साहब। वक्त हमारे पास कम है। मियां इमरान मसूद साहब और अली गौहर बलोच साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।